So today we will discuss about the screen objects in JavaScript language. Screen objects किसे कहा जाते हैं and what are the properties for the screen object. So screen object is again one of the object under the Windows category, क्योंकि Windows जो वेब पेज में हमें जो Windows दिख रही है it means it has some screen and suppose अगर वो screen है so it has some width property, height property, color, depth, pixel depth वगैरह. All these are the properties related to that screen. Even that pixel is again one of the property or one of the characteristics of the screen. Screen की एक characteristics है pixel, क्योंकि हम जो भी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं तो हमारे स्क्रीन का एक रिजोल्यूशन रहता है. So resolution decide the what is the measurement of the pixel size of your screen. आपके स्क्रीन का पिक्सल साइज़ क्या है, तो ये रिजोल्यूशन हमें बताता है. तो हमें जब भी हम कोई कंप्यूटर परचेज़ करते हैं या इवन दैट हमारा मोबाइल परचेज़ करते हैं तो स्क्रीन रिजोल्यूशन हम हमेशा देखते हैं. जितना ज़्यादा स्क्रीन रिजोल्यूशन रहेगा उतना उसका पिक्सल अच्छा रहेगा. इवन दैट उसका जो लुकअप है वो भी अच्छा रहेगा. आपको जो ऑब्जेक्ट्स या जो स्क्रीन पे जो वीडियोज़ या जो भी चीज़ें आप देख रहे हो या देखना चाहते हो तो वो आपको अच्छी तरीके से दिखेंगी. तो रिजोल्यूशन तय करता है कि आपके स्क्रीन का पिक्सल का साइज़ कितना है और किस तरीके से वो डिज़ाइन किया गया है. तो ये सब चीज़ें स्क्रीन से रिलेटेड आती है. एंड स्क्रीन इज़ नथिंग बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ द अंडर द कैटेगरी ऑफ विंडो क्लास. विंडो क्लास बोलो या विंडो ऑब्जेक्ट बोलो. So JavaScript screen object holds the information. It holds the information of the browser screen. Browser screen की information hold करके रखता है Java screen object. It can use to display the screen width, height, color, depth, pixel depth, and so on. So navigator object is the again one of the window property, and so it can be accessed by the screen object. एक नेविगेटर करके भी एक ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं. तो वो भी स्क्रीन से रिलेटेड ही है. विंडो की ही एक प्रॉपर्टी है. नेविगेटर स्क्रीन भी एक विंडो की ही प्रॉपर्टी है. और इसके जो मेथड्स या जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पे किसी ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी पिक्चर को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसकी हाइट कितनी है और डेप्थ कितनी है, उसका कलर डेप्थ बता सकते हैं, पिक्सल डेप्थ बता सकते हैं, इवन दैट लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, इस तरीके से हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं ऑन आवर ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर. सो इट इज़ अगेन वन ऑफ द पार्ट ऑफ डिज़ाइन. ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग का वो पार्ट होता है. So window screen, property of the Java screen object. There are many properties of screen object that returns information of the browser. तो ये इसके प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम वेब ब्राउज़र की या ब्राउज़र स्क्रीन की इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, गेट एंड सेट कर सकते हैं. सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ द विड्थ. ठीक है, विड्थ इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, रिटर्न्स द विड्थ ऑफ द स्क्रीन. विड्थ प्रॉपर्टी से हमें स्क्रीन की विड्थ पता चलती है. देन हाइट प्रॉपर्टी रिटर्न्स द हाइट ऑफ द स्क्रीन. आपके ब्राउज़र स्क्रीन की हाइट क्या है, ठीक है, उसकी डिफ़ॉल्ट हाइट क्या है. अगर हम कोई ऑब्जेक्ट या कोई पिक्चर हम वहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उस हिसाब से हम उसकी स्क्रीन हाइट डिसाइड कर सकते हैं. अवेलेबल विड्थ एंड अवेलेबल हाइट, ये भी एक बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ एंड डिफ़ॉल्ट हाइट के लिए अवेलेबल विड्थ एंड अवेलेबल हाइट हम रिटर्न कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं. ठीक है, यानी आपके ब्राउज़र स्क्रीन की डिफ़ॉल्ट हाइट या डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या है. देन कलर डेप्थ रिटर्न्स द कलर ऑफ द डेप्थ एंड पिक्सल डेप्थ रिटर्न्स द पिक्सल डेप्थ. तो इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो स्क्रीन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है. देन नेक्स्ट वन इज़ द नेविगेटर ऑब्जेक्ट. JavaScript navigator object is used for browser detection. It can be used to get the browser information such as app name, app code name, user agent and so. तो बेसिकली ये नेविगेटर ऑब्जेक्ट जो है वो आपके ब्राउज़र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है. ब्राउज़र इंफॉर्मेशन मीन्स आपका एप्लीकेशन का, ब्राउज़र पे जो एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है,
आपके एप्लीकेशन का कोड नेम क्या है, जो भी इंटरनल मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन रहेंगी, डेटा अबाउट डेटा फॉर द ब्राउज़र से रिलेटेड, ठीक है, डेटा अबाउट डेटा यानी मेटा डेटा। तो जो मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन जो रहती है ब्राउज़र स्क्रीन की या ब्राउज़र की, वो रिटर्न करता है नेविगेटर ऑब्जेक्ट। नेविगेटर ऑब्जेक्ट इज द विंडो प्रॉपर्टी, अगेन इट इज़ द विंडो प्रॉपर्टी, जैसे स्क्रीन ऑब्जेक्ट था वैसे नेविगेटर ऑब्जेक्ट भी विंडो प्रॉपर्टी है। सो इट कैन बी एक्सेड बाय सम प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ के नाम है जिसके थ्रू हम ब्राउज़र इंफॉर्मेशन एक्सेड कर सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे विंडो डॉट स्क्रीन, इस तरीके से हम उसको गेट एंड सेट कर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे विंडो डॉट नेविगेटर हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है नेविगेटर ऑब्जेक्ट की? सो बेसिकली दीज आर द 3 मेन प्रॉपर्टीज़, ऐप नेम, ऐप वर्जन एंड ऐप कोड नेम। तो ऐप नेम आपके ब्राउज़र का नाम रिटर्न करेगा, ठीक है, जो एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो ब्राउज़र पे उस एप्लीकेशन नेम को वो रिटर्न करेगा। वर्जन प्रॉपर्टी वर्जन रिटर्न करेगा, ब्राउज़र वर्जन, एंड कोड नेम प्रॉपर्टी रिटर्न्स द कोड नेम। इसकी कुछ मेथड्स भी है। द मेथड्स ऑफ जावास्क्रिप्ट नेविगेटर ऑब्जेक्ट्स आर जावा एनेबल्ड, ये एक मेथड है। चेक इफ़ द जावा इज़ एनेबल्ड और नॉट, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट इट इज़ अगेन वन ऑफ द जावा लैंग्वेज वेरिएशन, जावा लैंग्वेज का एक वेरिएशन है जावास्क्रिप्ट, जो हम वेब पेज डिज़ाइन करते वक्त हम उसका यूज़ करते हैं। ओके, तो इसलिए ये जावा एनेबल्ड है या नहीं है, ये जावा एनेबल्ड मेथड से हम चेक कर सकते हैं इफ़ द जावा इज़ एनेबल्ड और नॉट। Then second one is the tent enable, ये T है, TAINT enabled. Check if the tent is enabled. It is descripted since JavaScript 1.2. ये tent करके कोई प्रॉपर्टी है, यानी कुछ प्रॉपर्टी है या कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट है जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ किया जाता है या आपके जावा में यूज़ होता है, तो वो एनेबल्ड है या नहीं है वो हम टेंट एनेबल्ड मेथड से चेक कर सकते हैं। देन जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी है, हम ये प्रोग्राम लेने वाले हैं नेविगेटर ऑब्जेक्ट के ऊपर, बट बिफोर दैट हम हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट in HTML, JavaScript statement are instructions to be executed by the web browser. So we already know that statement means what? It is the sets of some वर्ड्स, ठीक है, कुछ वर्ड्स का एक सेट अगर हम लेते हैं उसे हम स्टेटमेंट्स कह सकते हैं, या इट इज़ द सेट्स ऑफ सम इंस्ट्रक्शन, किसी इंस्ट्रक्शन का एक सेट अगर हम लेते हैं तो उसको हम स्टेटमेंट्स कह सकते हैं। एंड दिस इंस्ट्रक्शंस और दीज स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द वेब ब्राउज़र। दीज स्टेटमेंट्स टेल द ब्राउज़र टू राइट हेलो डॉली, इट इज़ वन ऑफ द स्टेटमेंट, हम इसको इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट कह सकते हैं, या कोई मैसेज, इन जनरल हम इसको मैसेज कहेंगे, हेलो डॉली, इट इज़ वन ऑफ द मैसेज और इट इज़ वन ऑफ द स्टेटमेंट और इट इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन पॉइंट ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के पॉइंट ऑफ व्यू एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो उसको एग्जीक्यूट करना है। सो इनसाइड एन HTML एलिमेंट दैट इज़ ID इक्वल्स टू डेमो, तो ID इक्वल्स टू डेमो, तो इस तरीके से हम किसी पर जिससे हमने कोई इनपुट बॉक्स लिया है, ठीक है, इनपुट टैग लिया है, तो उसके लिए हमें या कोई हम वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं तो उसकी ID हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम ये स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो हम गेट एंड सेट कर सकते हैं HTML पेज का। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, तो यहाँ पे हमें जैसे ID उसकी डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी, मीन्स इट इज़ वन ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, जिसमें ये जो भी हम ये स्टेटमेंट पास करने वाले हैं वो स्टेटमेंट्स ये ID में स्टोर हो जाएगा। डॉट इनर HTML, तो ये जो हमारा HTML पेज है उसके अंदर जो हम मैसेज डिस्प्ले करने वाले हैं ब्राउज़र पे, तो ब्राउज़र को जो इंस्ट्रक्शंस हमें देने हैं वो इंस्ट्रक्शंस हम बाय यूजिंग दिस डॉक्यूमेंट के जो ये मेथड्स है गेट एलिमेंट बाय ID, इस मेथड के थ्रू, इस वेरिएबल के थ्रू हम वो इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं HTML पेज या ब्राउज़र को, ठीक है, यानी HTML पेज को। देन जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफायर्स, JavaScript statement often start with the statement identifier to identify the JavaScript action to be performed. Statement identifier are reserved words and cannot be used as a variable name.
or any other things. The following table lists some JavaScript statements. तो स्टेटमेंट्स आइडेंटिफायर मीन्स इट इज़ नथिंग बट सम रिजर्व्ड वर्ड्स, और उसको हम एज अ वेरिएबल करके यूज़ नहीं कर सकते, तो वो कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे ये स्टेटमेंट्स ब्रेक, ठीक है, ब्रेक इज़ वन ऑफ द रिजर्व्ड वर्ड, कंटिन्यू इज़ वन ऑफ द रिजर्व्ड वर्ड, डिबगर इज़ रिजर्व्ड वर्ड, डू व्हाइल ये जो हमारे लूपिंग स्टेटमेंट है, फॉर लूप हो गया, फॉर इन हो गया, फंक्शन हो गया, इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट हो गया, रिटर्न, देन स्विच, थ्रो, ठीक है, जब कैच एंड फाइनली ये जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग में यूज़ किया जाता है ये स्टेटमेंट्स, थ्रो और ट्राई कैच फाइनली। देन वैर भी एक कीवर्ड हम उसे बोल सकते हैं या रिजर्व वर्ड बोल सकते हैं, एंड व्हाइल। तो इसका सबका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और ऑलरेडी हमें पता है कि ये सब चीज़ें क्या करते हैं। स्विच केस में हम ब्रेक यूज़ करते हैं ब्रेक द लाइन करने के लिए, ब्रेक द स्टेटमेंट। देन कंटिन्यू कब यूज़ करते हैं, लूप को कंटिन्यू करने के लिए। डिबगर यूज़ करते हैं एग्जीक्यूशन, रनिंग एग्जीक्यूशन का अगर मुझे डिबग करके दिखना है स्टेप बाय स्टेप तो डिबगर यूज़ करते हैं। बाकी ये डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। रिटर्न स्टेटमेंट हम फंक्शन में यूज़ करते हैं वैल्यू रिटर्न करने के लिए। स्विच केस में स्विच यूज़ किया जाता है। ट्राई कैच फाइनली और थ्रो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में आता है। थ्रो द एरर थ्रो करने के लिए थ्रो यूज़ किया जाता है। वही ट्राई कैच फाइनली में उस एरर को जो भी एरर ऑकर हुआ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है या उसको सॉर्ट आउट किया जाता है ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक के अंदर। एंड वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम वैर कीवर्ड यूज़ करते हैं, और व्हाइल भी आप लोगों को पता है व्हाइल लूप के लिए। सो दीज आर द स्टेटमेंट्स आइडेंटिफायर्स एंड इट इज़ नथिंग बट द रिजर्व्ड वर्ड। इसको हम रिजर्व्ड वर्ड कहते हैं एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। देन फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर्म ऑब्जेक्ट on the page are represented by JavaScript via the form object and can be accessed in one of the three standard way. The first one is the document.yourFormName, where your form name is the name of your form. Then document.form.yourFormName या फिर document.form एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोटेशन में योर फॉर्म नेम। अब ये तीन तरीके से हम फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर्म टैग सबको पता है, बॉडी टैग के अंदर हम फॉर्म टैग डिफाइन करते हैं। सो व्हेन यू क्रिएट द फॉर्म टैग यू हैव टू डिफाइन सम नेम फॉर दैट फॉर्म। उस फॉर्म के लिए आप कोई नेम सजेस्ट कर सकते हो। सो दैट इज मीन्स ऑफ योर फॉर्म नेम। तो ये जो यहाँ पे इन्होंने बताया कि योर फॉर्म नेम इट इज़ द नेम ऑफ दैट फॉर्म, उस फॉर्म का नाम है। तो अगर मुझे उस फॉर्म को एक्सेस करना है, ठीक है, उसको मुझे एक्सेस करना है, रिट्राइव करना है, उसको लेना है, सिलेक्ट करना है, तो ये तीन तरीके से मैं कर सकती हूँ। पहला तो डॉक्यूमेंट डॉट योर फॉर्म नेम, तो जहाँ यहाँ पे योर फॉर्म नेम इज़ द नेम ऑफ दैट फॉर्म। सेकंड वन डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, फॉर्म भी एक क्लास ही है जो डॉक्यूमेंट के हियरार्ची में आता है, एंड देन योर फॉर्म नेम। एंड थर्ड वन इज़ द डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स लिखा हुआ है, एंड देन गिव द नेम ऑफ दैट फॉर्म इन स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोटेशन में। तो ये इस तरीके से, ये तीन तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं फॉर्म को। देन उसके इवेंट्स कौन से हैं? अगर हम कोई फॉर्म डिफाइन कर रहे हैं, फॉर्म टैग डिफाइन कर रहे हैं बॉडी टैग के अंदर, और कि उस फॉर्म को हम कोई नेम दे रहे हैं, तो उसके इवेंट भी फायर होते हैं। सो और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी उसके साथ असाइन रहती है। तो वो इवेंट तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है ऑन रीसेट, ठीक है, ऑन रीसेट, और सेकंड वन ऑन सबमिट। तो जब भी हम कोई फॉर्म को फॉर्म पे जो बटन ली है, या कोई हमने फॉर्म का लोड इवेंट फायर हुआ है, या जनरली फॉर्म का बॉडी का लोड इवेंट फायर होता है, यानी आपके ब्राउज़र का लोड इवेंट फायर होता है, तो तब आपका फॉर्म रेंडर होता है सर्वर साइड जाके, तो तब आपका ये इवेंट रेज हो सकता है जब आपका फॉर्म सबमिट होता है सर्वर साइड। सो ऑन रिसेट इवेंट कब फायर होगा? द कोड इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन द फॉर्म इज़ रिसेट बाय क्लिकिंग ऑन द रिसेट बटन। तो जब हम रिसेट नाम की बटन क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग टाइप रिसेट, ठीक है, बटन रिसेट, सबमिट, ये सब टाइप्स है इनपुट टैग के। तो इनपुट टैग में अगर हम कोई रिसेट बटन क्रिएट करते हैं और जब हम उस रिसेट बटन का इवेंट फायर करेंगे, तब आपका ये फॉर्म का रिसेट एग्जीक्यूट होता है, रिसेंट इवेंट भी एग्जीक्यूट होता है। सो दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द फॉर्म इज रिसेट।
एंड ऑन सबमिट, ये भी ऑन सबमिट हमारी एक बटन टाइप है, ठीक है, ऑन सबमिट बटन। तो जब ये सबमिट बटन आप फायर करोगे, उसका भी इवेंट जब फायर होगा तब ऑटोमेटिकली आपका ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा सर्वर साइड जाके। सो कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। सो दीज आर द 2 इवेंट्स रिलेटेड टू द फॉर्म एंड ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज। ये नीचे दी गई प्रॉपर्टीज है। एक्शन प्रॉपर्टी, रीड एंड राइट द स्ट्रिंग दैट रिफ्लेक्ट द एक्शन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म। एक्शन एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे रीड एंड राइट स्ट्रिंग जो एक्शन प्रॉपर्टी है जनरली फॉर्म के साथ डिफाइन रहती है। देन एलिमेंट्स प्रॉपर्टी, array containing all the elements of the form used it in the loop through the form easily। अगर मेरे फॉर्म पे मैंने 10 कंट्रोल्स डिफाइन किए हैं, कुछ 2-3 टेक्स्ट बॉक्सेस है, कुछ लेबल्स है, या फिर बटन्स है 2-3, ऐसे 10 कंट्रोल्स है, और ये पूरे कंट्रोल्स मैं किसी लूप में, ठीक है, फॉर लूप मैंने डिफाइन की है कंट्रोल्स के लिए, एंड आई वांट टू रिट्राइव ऑल दिस कंट्रोल्स कंटेन इन दैट फॉर्म। जो इस फॉर्म के अंदर जितने भी कंट्रोल्स कंटेंट है सबको मैं वन बाय वन रिट्राइव करना चाहती हूँ। सो इन दैट केस वी यूज़ दिस प्रॉपर्टी एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट्स प्रॉपर्टी के थ्रू एक एक कंट्रोल को एक्सेस करते जाएगा, रीड करते जाएगा। देन लेंथ प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म। उसी तरीके से लेंथ प्रॉपर्टी आपको कितने कंट्रोल्स, जैसे मैंने बोला कि 10 कंट्रोल्स मैंने इस फॉर्म पे लिए हैं। सो इफ़ आई वांट टू रिट्राइव द लेंथ ऑफ दैट कंट्रोल्स, उस कंट्रोल्स की लेंथ में डिफाइन करना चाहती हूँ कि कितने कंट्रोल्स है, तो लेंथ प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकती हूँ। मेथड प्रॉपर्टी, रीड एंड राइट द स्ट्रिंग दैट स्पेसिफाइज हाउ द मेथड ऑफ द फॉर्म इज सबमिटेड। नेम प्रॉपर्टी, नेम ऑफ द फॉर्म। टारगेट प्रॉपर्टी, नेम ऑफ द टारगेट फ्रेम और विंडो फॉर्म इज टू बी सबमिटेड टू। तो ये टारगेट प्रॉपर्टी जनरली, टारगेट प्रॉपर्टी मीन्स अगर मुझे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को रेंडर करना है, दूसरा फॉर्म मुझे ओपन करना है, तो उस केस में हम ये टारगेट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। सो नेम ऑफ द टारगेट फ्रेम और विंडो फॉर्म इज टू बी सबमिटेड टू। देन मेथड्स, अब ये इवेंट्स हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई। मेथड्स कौन सी है, तो रीसेट मेथड एंड सबमिट मेथड। तो जिस तरीके से ये इवेंट्स फायर होते हैं उसी तरीके से ये मेथड्स भी उसके साथ अटैच्ड है। रीसेट मेथड रीसेट द फॉर्म एंड सबमिट मेथड सबमिट्स द फॉर्म। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी उन्होंने यहाँ पे बताया है, HREF, इस तरीके से हम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ये कोई एक दूसरा फॉर्म है, एक फॉर्म है, ठीक है, इस फॉर्म को हमने ये टैग लिया हुआ है और इस टैग में हम इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो सबमिट मेथड के थ्रू हम इसको सबमिट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट सबमिट, तो ये हम सबमिट कर सकते हैं। और फिर इमेज, कोई इमेज हमें उस फॉर्म पे डिस्प्ले करनी है, तो सबमिट डॉट GIF, ये कोई इमेज है जो डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे ही वो फॉर्म सबमिट होगा तो आपको ये इमेज भी आपकी जो है वो सबमिट होके ओपन होके आपको उस फॉर्म पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से ये फॉर्म ऑब्जेक्ट वर्क करता है। देन बटन ऑब्जेक्ट सबको पता ही है, इनपुट टैग, द फॉर्म बटन इनपुट टैग टाइप इज बटन विद इन your form can be accessed or manipulated using the JavaScript via the corresponding button object. To access the button in JavaScript, use this syntax. ठीक है, यूज़ दिस सिंटैक्स मीन्स आपको ये पता है, सिंटैक्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है। इनपुट टैग, उसमें हम टाइप डिफाइन करते हैं बटन। नेम प्रॉपर्टी से हम उस पर्टिकुलर बटन पे, मुझे वैल्यू प्रॉपर्टी रहती है, वैल्यू प्रॉपर्टी से मैं उस पर्टिकुलर बटन पे मुझे जो भी स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंट करनी है वो मैं वैल्यू प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो ये बटन ऑब्जेक्ट जैसा है, उसी तरीके से अलग अलग दूसरे भी ऑब्जेक्ट्स हैं। टेक्स्ट एरिया हो गया, टेक्स्ट हो गया, देन सबमिट हो गया, रिसेट हो गया, तो ये पूरे ऑब्जेक्ट्स इनपुट के ही है। तो इनपुट टैग में हम ये टाइप्स डिफाइन करते हैं और कंट्रोल्स हमारे डिज़ाइन हो जाते हैं इसमें वेब फॉर्म पे। देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। तो ये टॉपिक जनरली इम्पॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में कि हाउ टू डिक्लेयर द लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। So like other programming languages, JavaScript also has local and global variable, but the declaration and scope of that variable is different from the other programming languages. ठीक है, जैसे हमने
अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखा है कि लोकल वेरिएबल मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल किसी फंक्शन के अंदर जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस रहते हैं उसके अंदर अगर मैंने कोई वेरिएबल को डिफाइन किया है तो वो लोकल वेरिएबल हो गया, क्योंकि उसका स्कोप सिर्फ विद इन दैट फंक्शन ही रहेगा। अगर मैंने उसको बाहर कहीं पे तो भी डिफाइन किया है, जैसे जहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं जनरली फाइल्स #include istream.h वगैरह, वहाँ पे अगर कोई वेरिएबल को डिफाइन किया तो वो ग्लोबल हो जाएगा, वो मैं थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी एक्सेस कर सकती हूँ। बट तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है जावास्क्रिप्ट में लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का। द वेरिएबल that is declared inside the function definition is called local and has scope to that function only। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जनरली हम लोकल वेरिएबल को इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि the variable that has declared inside the function definition and it is called as local variable and has scope। scope means उसकी आइडेंटिटी कहाँ तक है, ठीक है, उसकी पहचान कहाँ तक है, तो उसका स्कोप कहाँ तक है, टू दैट फंक्शन ओनली। JavaScript does not support the block scope in which set of curly braces opening and closing defines the new scope। script, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग, ये यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, स्क्रिप्ट टैग ओपनिंग एंड ये क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग है। इसके अंदर हम देख सकते हैं जैसे ये ग्लोबल वेरिएबल स्क्रिप्ट टैग भी डिफाइन किया, var a इक्वल्स टू .NET ट्रिक्स, ठीक है, सेमीकोलन मीन्स a की जो भी वैल्यू है ये क्या है, .NET ट्रिक्स। देन उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन किया शो नाम का, यहाँ पे ओपनिंग एंड इसका क्लोजिंग ये यहाँ पे है और ये इसका ओपनिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोकल वेरिएबल इज़ डिक्लेयर इनसाइड दैट फंक्शन, तो और एक वेरिएबल हमने उसी पर्टिकुलर नेम से ए से हमने डिक्लेयर किया, var a इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। एंड अलर्ट मेथड के थ्रू हम वैल्यू ऑफ a इनसाइड द फंक्शन a को हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड, बिकॉज a इज़ द लोकल वेरिएबल बिकॉज इट इज़ डिफाइंड इनसाइड दैट फंक्शन। और जैसे हम इस फंक्शन के बाहर आते हैं तो यहाँ पे अलर्ट मेथड के थ्रू जब हम वैल्यू ऑफ a को हम डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, .NET ट्रिक्स। तो ठीक है, इस तरीके का ये बताया है। सेकंड आता है ग्लोबल वेरिएबल। अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल एंड इट्स स्कोप थ्रू आउट योर प्रोग्राम मीन्स इट्स वैल्यू इज एक्सेसिबल एंड मॉडिफिकेबल थ्रू आउट योर प्रोग्राम। अब जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ये ओपनिंग हो गया एंड नीचे यहाँ पे क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग नहीं दिया है, बट यहाँ पे नीचे क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग आएगा। तो जैसे ग्लोबल वेरिएबल फिर से a नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है .NET ट्रिक्स, फिर से सेम सिमिलर फंक्शन डिफाइन किया है शो, लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर इन दैट फंक्शन हेलो वर्ल्ड। अब अलर्ट मेथड के थ्रू हम इस a को रिप्रेजेंट करेंगे तो हेलो वर्ल्ड आंसर आएगा। अब यहाँ पे b will have a global scope, b equals to hello script, hello JavaScript। लेट्स ट्राई इट इन प्रोग्राम में हम इसको देखेंगे किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होता है। तो सबसे पहले तो हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम प्रैक्टिकल में जाएंगे और यहाँ पे हम ये प्रोग्राम टाइप करेंगे। तो
इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग, फिर से वही सब चीज़ें मुझे लिखनी पड़ेंगी। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमको डिफाइन करना है। तो पहले तो HTML, क्लोजिंग HTML। अब यहाँ पे हम हेड टैग नहीं डिफाइन करेंगे, डायरेक्टली बॉडी टैग डिफाइन करते हैं। Inside that body tag there is a script tag. Type is text JavaScript. Inside that script tag हमें ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करना है। तो ये ग्लोबल वेरिएबल मैं डिफाइन करती हूँ। ग्लोबल वेरिएबल var a इक्वल्स टू ठीक है, ये कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है। देन डिफाइन वन फंक्शन, inside that function opening and closing curly braces. So generally what is the concept of local variable? Local variable का concept ये है कि when we declaring local variable inside some function means opening and closing curly braces, the scope of that variable within that function, उसी function के अंदर उसका scope रहता है, outside that function the scope is not available. तो let's see कि हम check कर लेते हैं। Similar ए, इसी को ही पहले हमने ए को पहले ऑलरेडी हमने डिफाइन किया था हेलो वर्ड करके। अब हम उसी ए वेरिएबल को फिर से रीडिफाइन कर रहे हैं, दैट इज मीन बाय रीडिफाइन जावास्क्रिप्ट। ओके, एंड देन अलर्ट मेथड के थ्रू हम अब वैल्यू ऑफ ए इज अब इस फंक्शन के बाहर हम आते हैं। अगेन वी राइट अलर्ट मेथड वैल्यू ऑफ ए इज, एंड देन सेव एज।
हेलो वर्ल्ड, ये यहाँ पे हमने अलर्ट बॉक्स जो है वो, अगर हम वहाँ पे कुछ इनपुट टैग लेते हैं और ऑन क्लिक इवेंट फायर करेंगे तो अलर्ट बॉक्स आपको यहाँ पे शो होगा। इंस्टेड ऑफ दिस मैंने अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है आपको ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू हेलो वर्ड्स, ठीक है। बिकॉज द फंक्शन स्कोप ऑफ दैट फंक्शन, विद इन दैट फंक्शन जो वेरिएबल डिफाइन किया गया है, इसका स्कोप सिर्फ यहाँ तक ही है। अभी हमने ये फंक्शन को कॉल नहीं किया है, ओके। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ, देन इन दैट केस द वैल्यू ऑफ ए इज डिस्प्ले, मीन्स जावास्क्रिप्ट। that means that the scope of the local variable is only within that function, and scope of the global variable is outside that function, उसके बाहर भी उसका scope रहता है। अब सेकंड प्रोग्राम में जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सेकंड प्रोग्राम में इन्होंने इसके बाहर सेकंड प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा है कि सपोज दैट अगर हम स्क्रिप्ट इस फंक्शन के बाहर अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स दिस वेरिएबल इज अगेन अ ग्लोबल वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल डिफाइन करती हूँ बी, ओके, ये वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, दैट मीन्स द बी इज़ द ग्लोबल वेरिएबल। सो मीन्स आपको जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आप आउटसाइड दैट फंक्शन किसी स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर और फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, मीन्स दैट दे आर अ ग्लोबल वेरिएबल। और किसी फंक्शन के अंदर आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, इसका मतलब वो लोकल वेरिएबल है, ओके। सो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 ख़त्म हो रहा है और हम मंडे से यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं।